नमस्कार। आज के डेली न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए आज की सबसे जरूरी खबरों को समझते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर से। एक जंग जो बहुत दूर लग रही थी, अब हिंद महासागर तक पहुंच गई है। मतलब बिल्कुल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज की मेन हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये खबरें हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ती हैं, और उसके बाद कुछ बड़े मुद्दों पर एक डीप डाइव करेंगे, जिसमें जियोपॉलिटिकल शॉक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पॉलिसी एंड गवर्नेंस शामिल होंगे। और आखिर है एक रैपिड फायर राउंड भी होगा की फैक्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी घटनाओं के एक क्विक ओवरव्यू के साथ। तो आज की सुर्खियों में क्या है? पश्चिम एशिया का संघर्ष अब और भी बढ़ गया है। अमेरिका ने श्रीलंका के पास एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। वहीं देश में देखें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है, जो एक बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक एंटी कन्वर्जन बिल को मंजूरी दी है। और एक और बड़ी खबर है नेशनल मेडिकल कमीशन से, जिसने ABHA-ID को लिंक करना मैंडेटरी कर दिया है। और हाँ, ADR की रिपोर्ट आई है, जिसमें बीजेपी की डिक्लेयर्ड इनकम बताई गई है 6,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सिलेबस टैगिंग। देखिए, खबरें तो बहुत होती हैं, पर एग्जाम के लिए कौन सी रेलेवेंट है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इन करंट अफेयर्स को अपनी पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं। पहली खबर जो हमने अभी देखी, हिंद महासागर वाली, जिसमें एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। इसने इंटरनेशनल रिलेशंस में वाकई एक भूचाल ला दिया है। तो यह खबर सीधे सीधे GS पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ती है। टॉपिक्स जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी, उनके लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। चलिए अब इंटरनेशनल से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और फोकस करते हैं बिहार पर। नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन, ये खबर इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पॉलिटिक्स, कोalition डायनामिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक इवेंट से जुड़े हुए हैं। तो अब तैयार हो जाइए हमारे पहले डीप डाइव के लिए, जियोपॉलिटिकल शॉकवेव्स। सवाल यह है कि वेस्ट एशिया की जंग हिंद महासागर में, मतलब भारत के इतने करीब कैसे पहुंच गई? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर बात है। तो हुआ क्या? देखिए, इवेंट्स का सीक्वेंस समझिए। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत IRIS दीना पर हमला किया। नतीजा, कम से कम 84 नाविकों की मौत। इसके जवाब में श्रीलंका ने एक दूसरे ईरानी जहाज से अपने क्रू को निकाला। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये कि वेस्ट एशिया की लड़ाई अब ऑफिशियली इंडियन ओशन में भी फैल गई है। भारत के लिए इसका मतलब है कि खतरा बहुत पास आ चुका है, जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जंग का सिर्फ जियोपॉलिटिकल एंगल नहीं होता, इसका एक ह्यूमन कॉस्ट भी होता है। ईरान के मीनाब में एक मिसाइल हमले ने लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाया। करीब 150 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे थे। यूनेस्को ने इसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी IHL का सीरियस वायलेशन बताया है। IHL क्या है? इसे लॉज ऑफ वॉर भी कहते हैं। यह कहता है कि आप लड़ाई में भी स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर हमला नहीं कर सकते। ये घटना दिखाती है कि कैसे आम नागरिक, खासकर बच्चे, इन संघर्षों का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। और जाहिर है इस इंटरनेशनल इवेंट पर डोमेस्टिक रिएक्शन तो आना ही था। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान देखिए। ये दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल इवेंट हमारी नेशनल पॉलिटिक्स को सीधे तौर पर इफेक्ट करता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी पर एक डिबेट शुरू कर देता है। चलिए अब जरा देश के अंदर की खबरों पर फोकस करते हैं। यहाँ भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, नए कानून और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर। तो जो नया बिल आया है, उस पर बात करने से पहले थोड़ा स्टैटिक GK रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? ये हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। लेकिन हाँ, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में महाराष्ट्र का ये नया ड्राफ्ट बिल आता है। इसमें क्या है? ये कहता है कि धर्म बदलने से पहले आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। तो जाहिर है ये आर्टिकल 25 के तहत मिले अधिकारों और स्टेट की रेगुलेटरी पावर्स के बीच बैलेंस को लेकर एक बड़ी डिबेट खड़ी करता है।
अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है, पॉलिटिकल फंडिंग। और स्क्रीन पर जो ये नंबर है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। तो इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है? ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बीजेपी की इनकम 6,769.14 करोड़ रुपए रही, जो नेशनल पार्टीज में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ 918.28 करोड़। ये आंकड़े इंडियन पॉलिटिक्स में मनी पावर की भूमिका को हाईलाइट करते हैं। मेंस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे टॉपिक्स में ये डेटा बहुत काम का है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी डीप डाइव की ओर, जो है पॉलिसी और गवर्नेंस पर। बात करेंगे एक ऐसी नेशनल पॉलिसी की जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो ये हो क्या रहा है? नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को एक डायरेक्टिव जारी किया है। अब हॉस्पिटल्स को अपने सभी पेशेंट्स के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी ABHAID बनानी होगी, चाहे वो आउट पेशेंट हों, इन पेशेंट हों या इमरजेंसी में आए हों। और इसका गोल क्या है? गोल है एक नेशन वाइड नेटवर्क बनाना, एक ऐसा नेटवर्क जहां सभी के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हों। इससे हेल्थ केयर को ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद मिलेगी। चलिए, तो अब समय है एक क्विक रिकैप का। रैपिड फायर राउंड में हम उन की फैक्ट्स को देखेंगे जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं। व्यक्ति नीतीश कुमार, बिहार के सीएम, राज्यसभा नॉमिनेशन। दूसरे व्यक्ति RN रवि, वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। संगठन ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल फंडिंग रिपोर्ट वाले। पॉलिसी ABHID, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए। और जियोपॉलिटिक्स से आइरिस दीना, वो ईरानी वॉरशिप जिसे श्रीलंका के पास डुबोया गया। ये नाम और टर्म जरूर याद रखिए। और अब जरा इतिहास में झांकते हैं। ये देखिए, 1926 की एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है। उस वक्त देश की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंज क्या थी? मलेरिया। और आज हम लाइफस्टाइल डिजीजेस से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी चुनौतियां और प्राथमिकताएं समय के साथ कैसे बदल जाती हैं। और आज का ये एनालिसिस खत्म करने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हिंद महासागर में बढ़ रहे हैं, भारत को क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी को अपने आज के अलायंसेस और नेशनल इंटरेस्ट्स के साथ भारत इसे कैसे बैलेंस करे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगले एनालिसिस में फिर